हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 14 है उसको लेके आ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के अपने चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम इकोसिस्टम है, उसकी अपन स्टडी करेंगे। इकोसिस्टम है, उसके इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना है, इसमें एक सवाल ऑब्जेक्टिव आएगा, एक सवाल इसमें क्या होगा, अति लघुत्तरात्मक आएगा और 2 सवाल इसमें लघु उत्तरात्मक आएंगे। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 4 इस चैप्टर में से, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव सवाल 1 अंक का होगा, ये जो अति लघुत्तरात्मक है 1 अंक का होगा और ये लघु उत्तरात्मक है ये अपने क्या होगा 2 सवाल होंगे 1.5 अंक के, तो 3 अंक के। तो इस प्रकार ये 5 अंक का चैप्टर है। अपन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ेंगे और साथ ही इस चैप्टर में खाली स्थान भी पढ़ेंगे। खाली स्थान में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी बुक के अंदर जहां पे भी काले अक्षर छपे हुए हैं, जो गहरे काले अक्षर है, काले अक्षर तो आप कहोगे सर सारे काले ही छपे हुए हैं, तो जो गहरे काले अक्षर है वो क्या होता है, खाली स्थान आने की संभावना अधिक रहती है। ये अपने ध्यान रखना। पेपर सेटर क्या करता है, खाली अक्षर हो जो गहरे काले लिख दूं मैं, बच्चे कहेंगे सर आप ये क्या बता रहे हो। तो गहरे काले अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, आपको नोटिस करने हैं, उनके नीचे अंडरलाइन करनी है, वो खाली स्थान आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या है 2-3 बातें आपसे शेयर कर दें। सबसे पहले तो आपको क्या बताना, ये प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट के अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो की एक प्ले लिस्ट बना दी ताकि बच्चे आराम से देख सके। इसमें 28 वीडियो अभी तक अपलोड हो गए हैं। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग उस चैप्टर के अंदर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाइए टेलीग्राम चैनल में, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये अपन बातचीत करते हैं। अपन शुरुआत करते हैं कि चैप्टर नंबर 14 शुरू करते हैं अपन। बच्चों अपन ने चैप्टर में पारितंत्र है उसके अंदर 5 क्वेश्चन लिखे हैं। आप लोगों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आप लोग एक बार पेन और कॉपी लेके इन 5 प्रश्नों को करने का प्रयास करें कि भाई आपको कैसे आ रहे हैं, उत्तर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहला सवाल है, खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यानी अपन जानते हैं खाद्य श्रृंखला होती है, खाए और खाने जाने के लिए जीव एक दूसरे से अंतर संबंधित होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, उसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर होता है। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को क्या कहते हैं, पोषक स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में 3 से 4 पोषक स्तर हो सकते हैं, ज्यादातर 5 पोषक स्तर हो सकते हैं। तो कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पहला है 10%, दूसरा है 20%, तीसरा है 50% और चौथा है 90%। तो आपको ध्यान रखना है ऊर्जा का स्थानांतरण 10% नियम के अनुसार होता है। 10% नियम ये कहता है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा जाती है वो 10% जाती है, 90% उसकी स्वयं की क्रियाओं में खर्च हो जाती है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति के पास 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो उसमें से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा वो स्वयं की क्रियाओं में काम लेगा और 10% उसके अंदर स्वयं संचित होगी, यानी 1 किलो कैलोरी उसके अंदर संचित होती है, ठीक है। तो जीव के अंदर संचित कितनी होती है, 10%। कितने प्रतिशत होती है, 10% होती है। अब आपसे अगला पूछा जाएगा सवाल, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। पहला है ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। दूसरा है जीव भार का पिरामिड, तीसरा है जीव संख्या का पिरामिड या उपरोक्त सभी। तो सदैव वर्ड आया है, ठीक है, सीधा या उल्टा आ जाता। आपसे हमेशा जो सीधा बनता है वो पिरामिड है ऊर्जा का। ऊर्जा का पिरामिड इसलिए सीधा बनता है क्योंकि आपको पता है कि जो उत्पादक होता है उसमें ऊर्जा सबसे अधिक होती है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता में ऊर्जा कम होती जाती है। जैसे यहाँ पर 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी तो यहाँ पर आपको बताना है ये 1000 किलो कैलोरी होगी, यहाँ 100 किलो कैलोरी होगी, या 1 किलो कैलोरी 10 किलो कैलोरी होगी और यहाँ 1 किलो कैलोरी होगी। तो इस तरह से ऊर्जा का पिरामिड अपन बनाएंगे तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कंपटीशन के अंदर आ चुका है। वह प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है, यानी अनुकर्मण होता है, उस अनुकर्मण में क्या होते हैं, कार्मिक परिवर्तन होते हैं। तो अनुकर्मण के समय जो अपन कह रहे हैं चट्टान पर जब अनुकर्मण होता है तो उस समय खाली और नग्न क्षेत्र पर जो सबसे पहले आपके प्रजाति रहनी शुरू होती है उसका नाम क्या है। पहला है मूल अन्वेषक प्रजाति,
दूसरा है अन्वेषक जाति, तीसरा है चरम जाति और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो पॉइनर स्पीशीज होती हैं, जो पॉइनर स्पीशीज होती हैं यानी जो प्रारंभिक स्पीशीज होती हैं उसको कहा जाता है मूल अन्वेषक जाति। ठीक है, तो मूल अन्वेषक जाति है जो खाली और नग्न क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण करती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, मूल अन्वेषक जाति के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, अन्वेषक नहीं, मूल अन्वेषक, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब अगला सवाल है चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण का कार्य कौन करता है, यानी सबसे पहले अनुक्रमण कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है लाइकेन और चौथा है घास। तो आपको बताना लाइकेन सबसे पहले चट्टानों पर क्या करता है, प्राथमिक अनुक्रमण करता है। ये लाइकेन जैसे चट्टान है कोई बहुत बड़ी, इसके ऊपर सबसे पहले ये लाइकेन उगेगी। लाइकेन ये क्या होता है, शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध होता है, इससे क्या होगा, अम्ल निकलेगा। ये अम्ल चट्टान को क्या करेगा, गलाएगा और चट्टान धीरे धीरे किस में बदलनी शुरू हो जाएगी, रेत में बदलनी शुरू हो जाएगी, यानी मृदा का निर्माण होगा। ठीक है, अगला सवाल है अपरधारी, यानी जो सड़े गले जीवों को खाते हैं, जो मर्त जीवी होते हैं उनके उदाहरण नहीं है। जो मर्त जीवियों को खाते हैं, सड़े गले जीवों को खाते हैं, जैसे कोई पेड़ पत्तियां नीचे गिर गई, कोई सब्जी का कचरा नीचे गिर गया, या किसी प्रकार का कोई जीव है आपके आसपास चूहा मर गया, तो उसको कौन खाएगा, उसको कौन नष्ट करता है। सबसे पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा केंचुआ और चौथा है पादप। तो पादप है इसका ये नहीं काम करता है। पादप आपको पता ही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना स्वयं भोजन बनाता है, यानी ये स्वयं पोषी होता है। ठीक है, तो ये पादप इसका उदाहरण नहीं है। केंचुए सड़े गले जीवों को, जो केंचुआ होता है वो क्या करता है, मृत जीवों को खाता है, सड़े गले जीवों को खाता है, गोबर खाता है, सड़ी गली पत्तियां खाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपको पता चल गया है कि इसका उत्तर है पादप। बाकी सभी जीव होते हैं वो क्या है, अपराधारी है। ये ध्यान रखना बच्चों अपने को। बच्चों अपन चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आपको सवाल अगला पूछा गया है, ऊर्जा का प्रवाह का वैकल्पिक परिपथ पाया जाता है। यानी ऊर्जा होती है वो आपको पता ही है एक दिशीय होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये ध्यान रखना आपको। ये भी क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय। ऊर्जा सदैव उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्पादक होता है वो क्या है, पादप है। वो पादप क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से सूर्य का प्रकाश है उसका उपयोग करता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा उस ऊर्जा को ट्रैप करता है और फिर उसके बाद वो ऊर्जा होती है वो उपभोक्ता की तरफ स्थानांतरित होती है। अब इसने पूछा है ऊर्जा के प्रवाह का वैकल्पिक परिपथ। ठीक है, वैकल्पिक का मतलब आप यहां से जा रहे हो, यहाँ आपके पास रोड बंद है, आप इस रास्ते से चले जाओगे। यहाँ पे रोड बंद है, आप इस रास्ते से चले जाओगे। यहाँ रोड बंद है, आप इस रास्ते से चले जाओगे। तो वैकल्पिक परिपथ किस में पाया जाता है, खाद्य जाल। खाद्य जाल में आपको बताइए कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। खाद्य श्रृंखला में तो एक जीव है उससे ऊपर दूसरा जीव निर्भर होता है। तो इसका उत्तर आपको पारिस्थितिक स्तूप है, इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें तो ये क्या होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तर होते हैं उनको त्रिभुजाकार आकृति में व्यवस्थित करते हैं। और जैव रासायनिक चक्र में क्या होता है, ये जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, इन सब के क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं जो भी हमारे आसपास है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से चक्रण करते हैं। तो अब इसका उत्तर होगा खाद्य जाल। खाद्य जाल में ऐसा है कि आपने देखा होगा जैसे ये घास है, इस घास को क्या होता है, हिरण खाता है, इस घास को खरगोश खाता है, इस घास को क्या होता है, गाय खाती है, इस घास को जैसे अपन कह रहे हैं बकरी खाती है। ठीक है, अब इसको हिरण को क्या होता है, मान लो लोमड़ी खाती है, और फिर उसके बाद में ये खरगोश है इसको लोमड़ी खाती है, गाय है उसको शेर खाता है, और बकरी है उसको मान लो कुत्ता खाता है, और कुत्ते को लोमड़ी खाती है। तो कई वैकल्पिक रास्ते होते हैं। ऊर्जा इस रास्ते से जा सकती है, ऊर्जा इस रास्ते से जा सकती है, ऊर्जा इस रास्ते से जा सकती है, ऊर्जा इस रास्ते से जा सकती है। यानी एक जीव मरेगा अगर पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें खाद्य जाल है, और मान लो बकरियां खत्म हो जाएगी तो कुत्ते भूखे नहीं मरेंगे। कुत्ते क्या करेंगे, हिरण खा जाएंगे, खरगोश खा जाएंगे।
एक ये भी सवाल आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा ज्यादा स्थायी होता है, जिसमें खाद्य श्रृंखला होती है वो ज्यादा स्थायी होता है, या जिसमें खाद्य जाल होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। तो आपको खाद्य जाल होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र ज्यादा स्थायी होता है, ये अपने ध्यान रखना। तो ऊर्जा का प्रवाह का वैकल्पिक परिपथ क्या है, खाद्य जाल है, ये अपने थोड़ा नोटिस करना। अगला सवाल, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, ये कोई भी खाद्य श्रृंखला है, अपन खाद्य श्रृंखला में अपन लेंगे चारण खाद्य श्रृंखला लेते हैं, जो क्या होती है, उत्पादक से प्रारंभ होती है। तो उत्पादक सबसे अधिक होते हैं। आप कहीं देखोगे जैसे आपने खेती की, तो खेती के अंदर क्या होता है, आप बहुत सारे पौधे उगाते हो, उसके ऊपर चिड़िया रहती हैं, उसके ऊपर दूर से जंतु रहते हैं, तो उत्पादक की संख्या खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक होती है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, गंधक और फास्फोरस का सबसे बड़ा भंडार क्या है। तो ये जो गंधक और सल्फर है, ये जो गंधक है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनका सबसे बड़ा भंडार चट्टान होते हैं। ये जो चट्टान है वो सबसे बड़ा भंडार, यानी जैव भू औषधि चक्र है, उसका सबसे बड़ा भंडार होता है पृथ्वी की परपटी। जो पृथ्वी की भू परपटी है वो इसका मेन सोर्स होता है, यानी ये पृथ्वी पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो इसका स्रोत होती है। अगर यहाँ पे जैसे गंधक की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता तो क्या होता, उसका मेन औषधि चक्र जो गैस रासायनिक चक्र है उसका मेन भंडार होता है वायुमंडल। ठीक है, अब अगला सवाल है, पिरामिड के आधार पर क्या स्थित होते हैं। ये त्रिभुजाकार पिरामिड है, ये मान लो अपन ने कहा उल्टा पिरामिड है। इस पिरामिड के आधार पर सदैव उत्पादक होते हैं, चाहे पिरामिड उल्टा होगा चाहे पिरामिड सीधा होगा, आधार पर सदैव उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर, और शीर्ष पर सदैव चरम उपभोक्ता होते हैं, ये अपने ध्यान रखना है। पिरामिड के आधार पर क्या स्थित होता है, तो आपको बताना है उत्पादक होते हैं, चाहे पिरामिड उल्टा बनाओ चाहे पिरामिड आप सीधा बनाओ। अगला सवाल है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं। ये खाद्य श्रृंखला है, मान लो ये जैसे घास है, घास को क्या है, मान लो अपन कह रहे हैं टिड्डा खा रहा है। ठीक है, टिड्डे को मान लो मेंढक खा रहा है, मेंढक को मान लो आप कह रहे हो सांप खा रहा है, और सांप को मोर खा रहा है। ठीक है, तो ये खाद्य श्रृंखला है। इस खाद्य श्रृंखला में ये पहला पोषक स्तर है, ये दूसरा पोषक स्तर है, ये तीसरा पोषक स्तर है, ये चौथा पोषक स्तर है, और ये पांचवा पोषक स्तर है, तो छठा पोषक स्तर, तो ये पोषक स्तर है। तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं, पोषक स्तर, और पोषक स्तर को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर होगा ए और बी, कड़ी नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं, पोषक स्तर कहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में 3 से 4 पोषक स्तर हो सकते हैं, 5 पोषक स्तर हो सकते हैं, 6 पोषक स्तर हो सकते हैं, उससे ज्यादा पोषक स्तर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। बच्चों अपने फिर 6 सवाल लिखे इस बार आप लोगों ने। इसका आप ये सवाल लिख लो और आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो 2 मिनट, और फिर उसके बाद आप देखोगे ये सवाल आपसे होते हैं या नहीं होते हैं। मैं इनके 6 के प्रश्न के उत्तर बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि 6 में से आपके कितने राइट हुए, 6 में से 6 राइट हुए, 6 में से 5 राइट हुए, ताकि मुझे पता चले। और बच्चों वीडियो देखो तो आप सब्सक्राइब करो, ताकि क्या होता है, सब्सक्राइबर होते हैं तो उससे क्या होता है, लोग फेमस होते हैं कि हाँ भाई इसके सब्सक्राइबर ज्यादा। लोग सब यही देखते हैं आज के टाइम में किसके कितने सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूं मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े, तो मेरा चैनल भी थोड़ा हिट हो। तो अपन देखो अगला सवाल है, जैव संख्या के लिए निम्न में से कौन सा पिरामिड उल्टा होगा। यानी आपसे पूछा कि जैव संख्या मतलब किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, जीवों की संख्या को उस क्षेत्र का जैव संख्या कहते हैं। ठीक है, अब कौन सा पिरामिड उल्टा होगा, तो सबसे पहले अपन जाते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला की तरफ। परजीवी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, और पक्षी है, उन पक्षियों के ऊपर जुएं बैठी हैं। ठीक है, पेड़ कितना है, 1 है, पक्षी कितने हैं, 20 है, जुएं कितनी है, 100 है। ठीक है, तो पेड़ कितना हो गया, 1 हुआ, पेड़ कितना हुआ, 1 हुआ, उसके ऊपर जुएं कितनी हो गई, जुएं आपको बताना है 20 हो गई, और पेड़ के ऊपर 20 पक्षी हो गए और 100 जुएं हो गई, तो 1, 20 और 100, इसका मतलब ये उल्टा होगा। ठीक है, अगला समुद्र का देखते हैं। समुद्र में सबसे पहले तो क्या है, पादप पल्लवक है, पादप पल्लवक की संख्या ज्यादा होती है, जंतु पल्लवक की संख्या कम होती है।
और उसके बाद आता है अपने पादप पल्लव, जंतु पल्लव, फिर छोटी मछलियां। छोटी मछलियों की संख्या और भी कम होती है, और बड़ी मछलियों की संख्या और भी कम होती है। तो ये पिरामिड सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? जैव संख्या का ये पिरामिड सीधा बनेगा। घास स्थल, बहुत सारी घास है। घास को अपन कह रहे हैं टिड्डा खाता है, टिड्डा थोड़ा कम है। टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक और कम है। फिर मेंढक को सांप खाता है, ये और कम है। सांप को मोर खाता और कम है। तो ये भी कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। जंगल की बात कर रहे हैं, जंगल में वही बहुत सारे जंगली जीव, पादप है। पादप के ऊपर मान लो अपन कह रहे हैं हिरण खा रहा है, हिरण को वो खा रहा है, तो ये पिरामिड होगा उल्टा। किसका बनेगा? उल्टा। आपको याद रखना है, परजीवी खाद्य श्रृंखला होती है उसका ये पिरामिड उल्टा बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जैव संख्या देखना है। ठीक है, जैव संख्या देखने के बाद वो कहे उल्टा या सीधा। ठीक है, इन सब का तो बनता है सीधा पिरामिड। इस समुद्र का सीधा बनेगा, घास का सीधा बनेगा और जंगल का सीधा बनेगा। लेकिन परजीवी खाद्य श्रृंखला का पिरामिड कैसा बनेगा? ऐसा उल्टा बनेगा। अगला सवाल है जैव भार। जैव भार मतलब जीवों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, उनका क्या कहलाता है? जैव भार। जीवों में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है, किसी भी जीव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जैव भार कहलाती है। ये शुष्क भी हो सकता है और ये ज्यादा गीला भी हो सकता है। शुष्क ज्यादा मायने रखता है क्योंकि उसमें जल नहीं होता बिल्कुल भी। निम्न में से कौन सा पिरामिड उल्टा बनेगा? तो समुद्र। समुद्र में क्या होता है? जो पादप पल्लवक है उनका वजन होता है कम, जंतु पल्लवक का वजन होता है ज्यादा, और छोटी मछली का वजन उससे ज्यादा, और बड़ी मछली तो व्हेल मछली होती है, उसका वजन 30 हाथियों के बराबर। तो कैसा होगा? उल्टा बनेगा। यानी एक बड़ी मछली होगी, उसका भार सबसे ज्यादा होगा। घास स्थल में घास भारी होगी, उसको खाने वाले टिड्डे हल्के होंगे, टिड्डों को खाने वाले मेंढक हल्के होंगे, और मेंढक को खाने वाले आपको बताना है सांप हल्के होंगे, सांप को खाने वाला मोर और भी हल्का होगा। घास होगी जैसे 1000 घास के पौधे हैं, टिड्डे 20 ही हैं, मेंढक 2 हैं, सांप 1 है और मोर भी 1 है। तो इसका पिरामिड अपन सांप जैसे अपन थोड़ी संख्या यहाँ बढ़ाते हैं, या 6 ले लेते हैं, या 5 कर देते हैं, और या 1 कर देते हैं। ठीक है, वन के लिए भी सीधा बनेगा। परजीवी खाद्य श्रृंखला के पेड़ बहुत भारी हैं, उसके ऊपर जो पक्षी रह रहे हैं वो हल्के हैं, और जुए हैं वो हल्के हैं। तो जैव भार के लिए कौन सा पिरामिड उल्टा होगा? समुद्र का। ये जैव भार और जैव संख्या के ये अपवाद है, ये अपवाद आपको याद रखने हैं। परीक्षा में क्या होता है, टीचर ढूंढता है कि बच्चे का कंसेप्ट कितना क्लियर है, तो कंसेप्ट अपने एकदम बिल्कुल क्लियर रखना। कौन सा उल्टा बनेगा, कौन सा सीधा बनेगा, ये आपको पिरामिड बनाने आने चाहिए। परीक्षा में पिरामिड संबंधी सवाल जरूर आता है। अगला सवाल है, अप्रधारी खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। जो सड़े गले मर्द जीवों से जो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है उसको कहते हैं अप्रधारी। जैसे कहीं पर कोई जंतु मर गया, उसके ऊपर छोटे छोटे जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, ये जैसे अपन कह रहे हैं निमेटोड कर्मी है, ये सब उसको खा रहे हैं। मोर है, जैसे कौवा है, जैसे बाज है, वो उसको खा रहा है। तो अप्रधारी खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? सड़े गले पदार्थों से, यानी सड़े गले जीवों से जो प्रारंभ होती है उसको अपन क्या कहते हैं? अप्रधारी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जो पारितंत्र सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, एक जल की बूंद है, ये सबसे छोटा इकोसिस्टम है। शर्त ये है कि इसमें जैविक और अजैविक घटक होने चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, अब इस जल की बूंद में जीवन है कि हाँ, एक छोटा सा बैक्टीरिया है, छोटा सा मान लो आपने देखा लट है, या छोटा सा कोई जीव है, तब ये पारितंत्र है। तो एक छोटी बूंद जितना पारितंत्र हो सकता है और समुद्र जितना बड़ा पारितंत्र हो सकता है। तो आपसे पूछा सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा होगा? तो महासागर और समुद्र दोनों होगा। तो इसके अंदर अपन ऑप्शन पढ़ते हैं ए व बी व सी दोनों, यानी ये समुद्र और महासागर एक ही चीज है बच्चों। तो बी और सी दोनों क्या है? ये सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। पारितंत्र का जैविक घटक है, यानी जैविक घटक जिसमें जीवन होता है। वायु में जीवन नहीं है, जल में जीवन नहीं है, प्रकाश में जीवन नहीं है, मृदा में जीवन नहीं है, और पादप और जंतु है उसमें जीवन है। तो पारितंत्र का जैविक घटक कौन है? पादप और जंतु है। अगला सवाल है, मानव निर्मित पारितंत्र है, यानी कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? कृत्रिम बोले तो जो मनुष्य ने बनाया है वो कौन सा है? तो सबसे पहले जल जीवशाला, एक्वेरियम। एक्वेरियम में मछलियां हैं, ये जैसे क्या है, एक कांच का बक्सा होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है, इसके अंदर मछलियां तैर रही है, उसको कहते हैं एक्वेरियम। जल जीवशाला किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई अपने शौक के लिए।
फिर शस्य कृषि यानी कहीं खेती करनी प्रारंभ कर दी है, खेत के अंदर फसल बोई, वहां जो पारितंत्र बना है वो। फिर उद्यान, उद्यान आपको पता ही है कि आप कहीं घूमने जाते हैं, वहां पर किसने उगाया, वो सब मनुष्य ने उगाया है। फिर जंगल, जंगल मनुष्य ने नहीं उगाया, वो ऑटोमेटिक उगा है, तो इस तरह से इसका उत्तर होगा जंगल। तो ये जो पारितंत्र है उसके दो घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जिसमें जीवन होता है उसको जैविक घटक कहते हैं, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता है। ये ऊर्जा के लिए, ये पोषक पदार्थों के चक्रण के लिए, ऊर्जा के लिए, पोषक पदार्थों के चक्रण के लिए एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। यानी ऊर्जा होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर, और दूसरा जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका चक्रण करना होता है। तब क्या होते हैं, ये जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं और पारितंत्र बना। तो पारितंत्र के कितने घटक है ये भी ध्यान रखना, जैविक घटक और अजैविक घटक। बच्चों क्वेश्चन है नेक्स्ट, बैक्टीरिया और कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ते हैं। कहीं पे कोई बैक्टीरिया है और कवक है, जो फंगस है और बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं कि इनसे कुछ एंजाइम निकलते हैं। इनके जो लार होती है, इनके अंदर से जो रस निकलता है, उस रस के द्वारा, रस के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, उस अपरदों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। इसको, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। पहला है अपचयन, दूसरा है खनिजीकरण, तीसरा ह्यूमिफिकेशन और चौथा है निश्चलन। तो आपको बताना इस क्रिया को कहा जाता है अपचयन। अपचयन का मतलब यह है कि जो एंजाइम निकलेंगे वो एंजाइम क्या करेंगे, इनके अंदर जो पदार्थ है कार्बनिक पदार्थ, उनको सरल अकार्बनिक पदार्थों के अंदर तोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको बताना है अपचयन होता है, ठीक है। अगला सवाल है उत्पादकता को निम्न में से किस रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें उत्पादकता होती है, एक तो सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है, एक होती है जिसको अपन कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी अपन कह रहे हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। जो टोटल प्राथमिक उत्पादकता होती है उसको कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। इसमें से क्या होता है, रेस्पिरेशन में कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है, जीव स्वयं रेस्पिरेशन में कुछ ऊर्जा क्या करता है, खर्च कर देता है, पीछे जो बचती है उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये उत्पादकता है, एक्चुअल में उत्पादकता होती है, उसको क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, किसके रूप में, ग्राम -2, फिर उसके बाद प्रति साल। यानी अपन कहते हैं कि जैसे जीव द्वारा जितनी उत्पादकता की जाती है उसको अपन ग्राम प्रति साल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर माइनस ईयर -2 -1, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ये इनका उत्पादकता का मापन करने के लिए किसी क्षेत्र है उसको चुना जाता है, उसके अंदर प्रति साल में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो ये उत्पादकता कहलाती है। अगला सवाल है सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो तालाब है, उसको आप लोग देखते हो धीरे धीरे वो नष्ट भी हो सकता है, नदी भी नष्ट हो सकती है, जंगल भी नष्ट हो सकता है, लेकिन समुद्र है वो वैसा का वैसा है। तो सबसे इन चारों में से स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है वो समुद्र है, ये ध्यान रखना। एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है, यानी कि कोई जलीय पारितंत्र है उसमें उत्पादकता को कौन कंट्रोल करता है, जल होता है उसके अंदर। मेन सबसे पहला इन्होंने ऑप्शन दिया है जल, जल तो खूब होता है तो सीमा कारक कैसे हो गया। फिर वायु, वायु भी मिलती है वहां पर उपलब्ध होती है जल में घुली व्यवस्था में। लेकिन प्रकाश, प्रकाश क्या होता है कि समुद्र की गहराई में या जो जलीय इकोसिस्टम है उसमें पहुंच नहीं पाता है, तो इसका उत्तर होगा प्रकाश, ठीक है। सीमा कारक मतलब जो न्यूनतम कारक होता है, जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का नियंत्रण करता है। सब कारकों में जो न्यूनतम मात्रा में जो कारक होता है उसको अपन कहते हैं ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, जो न्यूनतम मात्रा में कारक होता है वो। तो न्यूनतम मात्रा में कौन होता है, प्रकाश होता है। जलीय पारितंत्र की बात कर रहे हैं अपन, किसकी, जलीय पारितंत्र में जो प्रकाश होता है वो सबसे कम पहुंचता है, जल के अंदर प्रवेश कर पाता है, तो सीमाकारी कारक का काम करता है। जीवों के शुष्क भार का कितने प्रतिशत कार्बन है, तो 49% जीवों के शुष्क भार का क्या होता है, कार्बन होता है। ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। जीवों के शुष्क भार का 49% उनके अंदर क्या है, कार्बन है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। बच्चों अपन ने क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन इस बार बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है। आपको थोड़ा लॉजिक, आपको दिमाग को थोड़ा क्या करना है, ये जो पारिस्थितिकी चैप्टर है
इन चैप्टरों के अंदर आपको थोड़ा अपना क्या करना है, कॉमन सेंस यूज करना, अपने आसपास के वातावरण को देखना है, फिर उसके बाद उत्तर देना है। ठीक है, निम्न में से अपघटन प्रक्रिया सर्वाधिक तीव्र होती है, यानी आपको पता ही है अपघटन कहां सबसे अधिक तेजी से होता है। अब सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ तापमान अनुकूलतम मिलता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जल मिलता है, यहाँ पर सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव बर्फ में तो कुछ अपघटन हो ही नहीं सकता है, एक जीव पड़ा रहेगा तो 6 महीने पड़ा रहेगा, साल भर पड़ा रहेगा। मरु क्षेत्र में भी क्या है, तापमान अधिक है, इसके अलावा वहां पर सूक्ष्म जीव नहीं है, तो वहां पे भी अपघटन थोड़ा धीमे होगा। फिर एल्पाइन क्षेत्र भी क्या है, बर्फीला क्षेत्र एक तरह से, वहां पे भी क्या है, बर्फीला नहीं कह सकते अपन, बड़े बड़े त्रिकोणाकार पेड़ वगैरह होते हैं। तो सबसे जो अपघटन प्रक्रिया तीव्र होगी, कंपैरिजन करेंगे चारों का, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के अंदर क्या होता है, आपको बताना है सबसे अधिक अपघटन क्रिया होती है। अगला सवाल है, चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं, यानी चट्टान होते हैं उसके अंदर प्राथमिक अनुक्रमण कौन करता है, या ऐसा सवाल आ सकता है, सूक्ष्म आरंभी आवास में मूल अन्वेषक जाति कौन सी है। एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण और एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण। बच्चों, जो खाली स्थान होता है जहां पर पहले से कोई जीव नहीं होता है, उस स्थान पर अनुक्रमण होता है, उसको कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। एक जंगल है, उसको आपने काट दिया, या एक जंगल के अंदर आग लग गई है, उसकी जगह पर या कहीं बाढ़ आने से कोई घर तबाह हो गया है, कोई जंगल तबाह हो गया है, कोई क्षेत्र तबाह हो गया है, वहां पर जो अनुक्रमण होता है उसको कहते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। एक ये प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण का आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी खाली स्थान जहां पर पहले कोई जीवित क्रिया नहीं होती है या कोई जीव नहीं पाया जाता है, वहां पर जो अनुक्रमण होता है उसको कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। और जहां पे खाली स्थान था लेकिन वहां पर खाली स्थान पे जीव रहने शुरू हो गए, जीवित बहुत अधिक गतिविधि हुई, अचानक वहां पे जंगल में आग लग गई, सब कुछ नष्ट हो गया, वहां पर जो अनुक्रमण होगा उसको द्वितीयक अनुक्रमण। अब चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं या सूक्ष्म आरंभी आवास में मूल अन्वेषक जाती हैं, तो इसका उत्तर आपको लाइकेन बताना है। क्या बताना है, लाइकेन होते हैं, ये क्या है, सूक्ष्म आरंभी आवास के अंदर मूल अन्वेषक जाती है। पारितंत्र का क्रियात्मक पहलू है, यानी पारितंत्र का क्या कार्य है, सबसे पहले उत्पादकता, दूसरा ऊर्जा प्रवाह, तीसरा कोशिकाओं का चक्रण और चौथा उपरोक्त सभी। तो पारितंत्र का काम ही है, परीक्षा में सवाल आने लायक सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि पारितंत्र का क्रियात्मक पहलू या पारितंत्र के कार्य बताओ। तो सबसे पहला था उत्पादकता, यानी किसी क्षेत्र के अंदर जैव पदार्थों का निर्माण करना, दूसरा है ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, तीसरा है कोशिकाओं का चक्रण। ये 3 कार्य याद कर लेना आप लोग अच्छी तरह, ये पारितंत्र के काम होते हैं, इकोसिस्टम का काम होता है। अगला सवाल है, मृदा में उपस्थित अकार्बनिक कोशिकाओं की कुल मात्रा, इसने अकार्बनिक कोशिकाओं की कुल मात्रा कही है, ठीक है, कार्बनिक कोशिकाओं की मात्रा नहीं कही, इसने अकार्बनिक कोशिकाओं की मात्रा कही है। सबसे पहला है जिसको अपन स्थित सस्य या खड़ी फसल कह रहे हैं, दूसरा स्थायी अवस्था, तीसरा अपरद और चौथा क्या है, हुमस है। तो आपको बताना है जो अकार्बनिक कोशिकाओं की पोषक तत्व होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, ये आपको बुक से ढूंढ कर मुझे बताना है कि ये किस नाम से जाना जाता है। एक होता है यहाँ पर जैव मात्रा, क्या होता है, जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, उसको क्या कहते हैं, और जो अकार्बनिक पोषक तत्व है उनकी कुल मात्रा को क्या कहते हैं। ये आपके लिए क्या है, एक सवाल मैं छोड़ देता हूं ताकि पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, प्राथमिक अनुक्रमण क्षेत्र नहीं है, यानी मैंने अभी बताया प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण। पहला है तुरंत ठंडा लावा, बिल्कुल वहां पर प्राथमिक अनुक्रमण होता है। नग्न पत्थर, उस पर प्राथमिक अनुक्रमण होता है। आपने नया तालाब बनाया, उसमें प्राथमिक अनुक्रमण होगा। जले हुए वन में द्वितीयक अनुक्रमण होगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से जलीय पारितंत्र नहीं है, यानी कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो जलीय नहीं है। 2 तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है प्राकृतिक जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता, जो भगवान ने बनाया, और दूसरा होता है कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक 2 तरह के होते हैं, एक स्थलीय होता है, एक जलीय होता है। अब इसमें ये ज्वार नदमुख है, दलदली क्षेत्र है, तालाब है, ये क्या है, ये सब जलीय पारितंत्र है। दलदली भी जलीय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। ये ज्वार नदमुख होता है, ये भी जलीय परितंत्र में आता है। तालाब भी तालाब तो आप पहचानते जलीय है। घास का मैदान स्तरीय पारितंत्र है, कैसा है, स्तरीय पारितंत्र है।
बच्चों आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं और रोज 8:30 बजे ऑनलाइन टेस्ट देवें। और किसी भी नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट खोल के सारे चैप्टर के वीडियो देख लें सॉरी। और क्या करेंगे, आपको कोई समस्या हो, किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा इन सारे चैप्टर्स के। अब अपन इसका पार्ट 2 बनाएंगे इसमें ये अपन ने पार्ट 1 के अंदर 27 सवाल है, अपन पार्ट 2 बनाएंगे, उसके अंदर नेक्स्ट 25 सवाल और कराएंगे आपको, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।